हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं प्रेसिपिटेशन। आखिर होता क्या है प्रेसिपिटेशन? देखो, जब हवा के अंदर वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो बेचारी हवा कहती है अब हमसे ना हो पाएगा, अब मैं इससे ज़्यादा झेल नहीं सकती, इससे ज़्यादा मैं उठा नहीं सकती, ये कुछ ज़्यादा ही भारी हो गया है। तो ये जो बेचारी हवा है वो क्या करेगी, उसको नीचे फेंक देगी। तो हवा के अंदर जब वाटर वेपर कुछ है वो उसको इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन बच्चों। ठीक है, ये हवा है तो इस हवा को थोड़ा सा ऐसे बनाया जाए ना। ठीक है, ऑलराइट। तो ये है एयर। जब एयर अपने अंदर वाटर वेपर को ज़्यादा संभाल नहीं पाती, उसकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा हो जाता है उसके अंदर, तो वाटर को नीचे भेजा जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो। इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो चलिए इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो बच्चों, जैसा मैंने कहा कि प्रेसिपिटेशन होता है अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रेसिपिटेशन। क्या एक ही तरीके से यहाँ पे हर तरफ धरती पे एक ही तरीके से पानी नीचे आता है? जी नहीं, अलग अलग रूप में आता है ना नीचे। कहीं पे वो बरसात के रूप में गिरता है, वहाँ पे बारिश होती है रेन के फॉर्म में। कहीं पे वो स्नो के फॉर्म में गिरता है, कहीं पे वो अलग फॉर्म में गिरता है जिसको हम स्लीट बोलते हैं। ठीक है, कहीं पे वो हेल के फॉर्म में गिरता है। राइट, तो इस तरह से अलग अलग तरह से ऊपर का पानी नीचे धरती पे आता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, स्लीट, हेल। अब हर एक के बारे में देखो, क्या ये सब के सब इंपॉर्टेंट है? जी नहीं। सबसे ज़्यादा अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कोई, तो वो है रेन बच्चों। रेन, बरसात बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर ये होती कब है, कब ये बरसात हो पाती है? देखो, जब लिक्विड के जो ड्रॉपलेट्स हैं, लिक्विड के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, बादल के अंदर होता क्या है, बादल में जब लिक्विड के ड्रॉपलेट्स यही नीचे गिरते हैं, लिक्विड के फॉर्म में जब ये नीचे गिरते हैं ना बच्चों, तब उसको बोलते हैं रेन। क्या बोलते हैं? रेन। ठीक है, तो उसी को रेन बोलेंगे। अब रेन क्या एक ही तरीके से होती है? रेन अलग अलग तरीके से होती है। देखो, रेन शावर्स के जैसे भी होती है, शावर्स वाली भी रेन होती है, और दूसरी रेन को बोलते हैं ड्रिजल्स। रेन नीचे आती है शावर्स के फॉर्म में या तो ड्रिजल्स के फॉर्म में। देखो, शावर्स के फॉर्म में जो होता है तो उसमें क्या होता है वो आपको जानना पड़ेगा। ये बहुत कम समय के लिए होता है। शावर्स जो आते हैं वो बहुत कम समय के लिए आते हैं, बहुत ही कम समय के लिए, कम समय के लिए आते हैं, लेकिन इसकी जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी ना वो बहुत हैवी होंगी, इसलिए मैंने इस तरह से बड़ा बनाया है। हैवी हैवी वाटर ड्रॉपलेट्स इसकी होंगी, इसकी जो बूंदें होंगी वो काफ़ी बड़ी होंगी और हैवी होंगी, और बहुत कम समय के लिए बहुत सारा पानी गिर गिर जाता है, फिर बंद हो जाता है। अब ड्रिजल क्या होता है? देखो, ड्रिजल होगा इसका उल्टा। ये शॉर्ट पीरियड के लिए था, तो ये काफ़ी लॉन्ग पीरियड के लिए होगा। शावर के कंपैरिजन में ये जो बरसात है वो काफ़ी देर तक गिरती है, लेकिन इसकी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो छोटी होती हैं। काफ़ी देर तक पानी गिरता है, वाटर ड्रॉपलेट छोटी होती हैं। अब यही वाटर जब गिरता है ज़मीन में, ठीक है, जब ये ग्राउंड पे गिरता है वाटर, मैंने यहाँ पे ग्राउंड बना दिया, तो ये पानी धीमे धीमे ग्राउंड में अंदर जा सकता है ना। अगर यही पानी धीमे धीमे ग्राउंड में अंदर जाएगा तो हमारे पास पीने के लिए पानी इकट्ठा होने लगेगा, तो वो हम लोग उसको बोलेंगे ना ग्राउंड वाटर। क्या बोलेंगे उसको? ग्राउंड वाटर। ये फ्रेश वाटर के रूप में हमें फिर बाहर मिल सकता है। हम जब यहाँ पे कुएं खोदेंगे तब इसी फ्रेश वाटर को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत काम में आएगा। इसीलिए ग्राउंड वाटर, अगर बरसात का पानी गिरा है तो उसको कहीं ना कहीं पे इकट्ठा होने दिया जाए, ग्राउंड वाटर को कहीं ना कहीं पे इकट्ठा होने दिया जाए। तो अलग अलग जगह पे यहाँ पे गड्ढे ऐसे बनाए जाने चाहिए ताकि वहाँ पे ग्राउंड वाटर इकट्ठा हो और बरसात का पानी बचाया जा सके। इसी को हम बोलते हैं, जहाँ पे आप बरसात के पानी को बचाने की बात करते हैं ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब
हम बरसात के पानी को बचा रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में काम में आ जाए। और ये अभी तो बहुत बड़ी मात्रा में होता है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, तो ऐसे जगह पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है, बरसात के पानी को बचाना पड़ता है। तो ये तो हो गया रेन के बारे में। अब बात करेंगे स्नो के बारे में। तो बच्चों होता क्या है, देखो अगर कहीं कहीं पे देखो बादल तो बन गए, ठीक है, बादल तो बन गए, लेकिन यहाँ से जब पानी निकलेगा ना बाहर, यहाँ से जब पानी बेचारा बाहर निकलेगा, जैसे ही बाहर निकलेगा उसको पता चला अरे बाप रे, बाहर तो बहुत ठंडी है भाई। अगर बाहर टेम्परेचर काफ़ी कम होता है तो यही जो पानी है वो अलग रूप में आ जाएगा। ये जो पानी था ना वाटर वेपर, वो बन जाएगा डायरेक्टली आइस, वो डायरेक्टली बेचारा आइस बन जाएगा। और ये कहाँ पे होता है, जब वाटर के ड्रॉपलेट्स तुरंत के तुरंत आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें? आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब स्नो बनती है। तो स्नो अर्थ पे किस फॉर्म में गिरती है? स्नो अर्थ के ऊपर स्नोफ्लेक्स के फॉर्म में गिरती है, ठीक है, स्नोफ्लेक्स उसको बोलते हैं। और अब हो सकता है कि जो स्नोफ्लेक्स गिरे जब, ठीक है, ये स्नोफ्लेक्स जब गिरे तो हो सकता है कि जिस सरफेस पे गिरी है वो सरफेस काफ़ी हॉट हो, या फिर अगर गर्म सरफेस होगी तो यही स्नोफ्लेक्स धीमे धीमे पिघल जाएगी और यहाँ पे ये पानी बन जाएगा, राइट। अगर कहीं पे पानी नहीं बना, अगर जहाँ पे गिर रही है स्नोफ्लेक्स, मान लो जो गिर रही है, और वो सरफेस भी काफ़ी कोल्ड सरफेस है, काफ़ी कोल्ड सरफेस है, तो यहाँ पे वो स्नो इकट्ठा होने लगेगी, एक के ऊपर उसकी लेयर बनने लगेगी इस तरह से। ये जो स्नो की इस तरह से जब लेयर बनती है ना बच्चों, एक के ऊपर एक लेयर, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्नो ड्रिफ्ट्स, स्नो ड्रिफ्ट्स। इसके ऊपर काफ़ी लोग स्कीइंग करते हैं, राइट, और ये काफ़ी जगह पे रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। तो ये स्नो इस तरह से जब बनती है एक के ऊपर एक, तो इसके ऊपर आप काफ़ी सारा स्केटिंग का स्पोर्ट्स भी होता है, बहुत कुछ होता है, तो इसको बोलते हैं स्नो ड्रिफ्ट। अब बात करेंगे स्लीट की। स्लीट आखिर होता क्या है? स्लीट जो है वो स्नो और रेन का कॉम्बिनेशन है बच्चों। ओके, सो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं बच्चों स्लीट के बारे में कि आखिर स्लीट क्या होता है। स्लीट क्या होता है? ये स्नो और रेन का कॉम्बिनेशन होता है। स्नो और रेन का मिक्सचर जो होगा वो है स्लीट। तो अगर रेन ड्रॉप्स गिरती हैं, रेन ड्रॉप्स गिरते गिरते बेचारी, ये रेन ड्रॉप्स गिरी, अब गिरते गिरते यही रेन ड्रॉप्स बेचारी फ्रीज हो जाएंगी, अगर एकदम फ्रीज हो जाएंगी तो वो बन जाएंगी स्लीट। और ये स्लीट बहुत खतरनाक होती है बच्चों। होता क्या, देखो जब ये आपने देखा होगा कुछ कई बार क्या होता है कि कुछ व्हीकल्स ऐसे जा रहे होते हैं, मान लो तो ये मेरी फेवरेट गाड़ी का मॉडल ऐसा मैं बनाता रहता हूँ हमेशा, मज़ा आता है। तो ये मान लो एक कार है और ये इसके पहिए हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह के स्लीट यहाँ पे ज़मीन पे गिरी है ना, स्नो और रेन का मिक्सचर, तो उस पर ये गाड़ी फिसल जाएगी, ये स्लिप करेगी गाड़ी, बहुत ही डेंजरस होता है। अब आप जान सकते हैं कि अगर इस तरह के रोड होंगे जहाँ पे गाड़ी स्लिप कर रही है और काफ़ी स्पीड से जा रही है, तो दूसरी गाड़ी से टकरा सकती है ना, ये सामने कोई दूसरी गाड़ी होगी उससे टकरा सकती है ये, राइट, सामने कोई दूसरी गाड़ी आ रही उसके साथ टकरा गई, तो काफ़ी डेंजरस बात होती है जब स्लीट अगर ग्राउंड पे गिरती है और इस तरह से स्लिपरी उसकी प्रॉपर्टी है, तो इसके वजह से व्हीकल्स फिसल जाते हैं। अब बात करेंगे हेल स्टोन्स की। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स क्या होते हैं? हेल स्टोन्स हम बोलेंगे आइस पैलेट्स। आइस के पैलेट्स मतलब आइस के इतने छोटे छोटे टुकड़े जो नीचे धरती पे आ जाते हैं, लेकिन ये इतने भी छोटे नहीं होते, ये ऊपर की एयर के लिए काफ़ी भारी होते हैं। ये वो आइस के क्रिस्टल्स होते हैं, आइस के पैलेट्स होते हैं, आइस के टुकड़े जो हवा या फिर क्लाउड्स उसको ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाती, इसीलिए ग्राउंड पे गिरा देते हैं। अब ये सब कहाँ से होता है, कैसे होता है? देखो जो क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं ना बच्चों, मैं यहाँ पे क्यूमुलस क्लाउड्स का एक डायग्राम बनाता हूँ खाली, ताकि आपको आइडिया आ जाए होता क्या है। तो क्यूमुलस क्लाउड्स के अंदर ही आइस के छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। ये आइस के छोटे छोटे क्रिस्टल्स
जब नीचे गिरना स्टार्ट होते हैं ना, जब यहाँ से ये क्लाउड में से बाहर निकले, नीचे गिरना स्टार्ट हुए एक एक करके, तो होता क्या है, यहीं पे हवाएं चलती हैं ऊपर की तरफ। ऐसे ही जो ऊपर की तरफ हवाएं चलती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो इन आइस क्रिस्टल्स को वापस क्लाउड में ले जाती हैं, वहां पे वापस क्लाउड में जाते ही फिर से ये फ्रीज होते हैं, और फिर से फ्रीज होने के बाद फिर से धरती पे नीचे की तरफ गिरते हैं, और यहां से ये जो एयर है, हवा है, वो फिर से ऊपर ले आती है। ये प्रोसेस चलता ही रहता है, तब तक चलता है जब तक के ये आइस क्रिस्टल्स काफी बड़े ना हो जाएं और इतने भारी हो जाएं कि बेचारा क्लाउड उनको उठा ही ना पाए। एक टाइम ऐसा आएगा जब क्लाउड कह देगा बस करो, बस अब इतने ज़्यादा आइस क्रिस्टल ऊपर मत भेजो तो एयर चाहे जितना भी ट्राई करेगी, ये आइस क्रिस्टल्स भारी होंगे, ऊपर ही नहीं जाएंगे। तो जब बहुत ज़्यादा भारी हो जाएंगे तो इनको ग्राउंड पे गिरना ही गिरना है। तो जब भी ग्राउंड पे गिरते हैं ना, तो काफ़ी बड़े होते हैं। तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में हो सकता है, या फिर आप गूगल पे देखेंगे तो हो सकता है कि किसी ने ऐसे अपने हाथ में इतने बड़े बड़े आइस के पैलेट्स वो लिए हों। इनको बोलते हैं हेलस्टोन्स। क्या बोलते हैं इनको बच्चा? हेलस्टोन्स। इस तरह से बड़े बड़े आइस के टुकड़े, ठीक है, हेलस्टोन्स। अब हम बात करने वाले हैं रेनफॉल के बारे में, कि किस किस टाइप की रेनफॉल होती है और किस तरह की रेनफॉल हमारी धरती पे गिरती है। तो बच्चों, रेनफॉल 3 टाइप की होती हैं, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक। आखिर कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है? ये कन्वेक्शनल रेनफॉल ज़्यादातर हमारी इंडिया में होती ही रहती है। कैसे एरियाज़ में होती है ये इक्वेटोरियल एरियाज़ में होती है। इक्वेटोरियल एरियाज़ मतलब जो इक्वेटर के आसपास में है वो, और ट्रॉपिकल एरियाज़, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जितना भी है वो है ट्रॉपिकल एरियाज़। यहाँ पे ऐसे एरियाज़ में होता क्या है, ऐसे एरियाज़ में दिन के समय बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और यही सारी गर्मी की वजह से यहाँ पे बरसात भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो पूरे दिन के टाइम पे होता क्या है, देखो, पूरे दिन के टाइम पे जो लैंड है, दिन के टाइम पे लैंड बहुत ही गर्म हो जाता है। जब ये लैंड गर्म होता है तो इसकी हवा भी गर्म हो जाती है। ये हवा गर्म होके ऊपर उठती है। जब ये ऊपर उठेगी, और गर्म हवा ऊपर उठती हम जानते हैं, तो ऊपर उठने के बाद ये आगे जाके धीमे धीमे ठंडी होगी ना। तो यही एयर जब ऊपर उठेगी और आगे जाके थोड़ी ठंडी हो जाएगी, तो होगा क्या, जब एयर ठंडी हो जाती है तो इसके अंदर वाटर वेपर, मैं H2O लिख रहा हूँ, इसके अंदर वाटर वेपर उतने ज़्यादा नहीं रह पाते। फिर ये ठंडी हवा ज़्यादा वाटर वेपर को अपने पास रख नहीं पाती, नीचे गिरा देती है, राइट। लेकिन ये डायरेक्टली नहीं होता बच्चों। देखो, जितना कि गर्म हवा अपने अंदर वाटर वेपर रख सकती है ना, वैसा ही ठंडी हवा अपने अंदर वाटर वेपर नहीं रख सकती, तो वो नीचे गिराने वाली है। लेकिन इसकी कैपेसिटी भर गई है, तो यहाँ पे होता है कंडेंसेशन होने लगता है। मतलब वाटर वेपर काफ़ी नज़दीक आने लगते हैं और वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स बनने लगती है। फिर होता क्या है, फिर बड़े बड़े क्लाउड्स बनने लगते हैं, थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स बनने लगते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्यूमुलो, एक मिनट लिख लो पहले स्पेलिंग, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनने लगते हैं। ये जब फॉर्म हो जाते हैं, और इन्हीं क्लाउड्स के अंदर जो पानी का वेट है, पानी का वेट अगर बहुत बढ़ जाता है इन्हीं क्लाउड्स के अंदर, तो क्या होगा, तो सारा पानी नीचे गिरेगा। बहुत सारा पानी नीचे गिरता है बच्चों, ह्यूज डाउनपोर ऐसा लिखा है टेक्स्ट में। तो बहुत सारा फिर पानी नीचे गिरता है। तो ये बात हो गई कन्वेक्शनल रेनफॉल की। तो बच्चों, जो सेकंड रेनफॉल है वो है ओरोग्राफिक रेनफॉल, या फिर उसको रिलीफ रेनफॉल बोलते हैं। रिलीफ क्यों? रिलीफ इसलिए क्योंकि ये हमारे लैंड के रिलीफ पे डिपेंड करता है। आपके लैंड की बनावट कैसी है, आपके लैंड की रिलीफ या फिर उसकी ओरोग्राफी कैसी है,
उस पर डिपेंड करने वाली जो रेनफॉल होती है उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। मतलब लैंड ऊबड़ खाबड़ है, पहाड़ वाला है, खाई है, इस लैंड की बनावट पे डिपेंड करता है, तो ऐसी रेनफॉल को बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो होता क्या है, कहाँ से ये सब स्टार्ट होता है, देखो जब मॉइस्चर वाली जो विंड्स होती हैं, मान लो कि मॉइस्चर वाली विंड्स चल रही है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, ये हवाएं चल रही हैं, इस तरह से ये हवाएं चल रही हैं और इनके अंदर काफ़ी सारा मॉइस्चर है, तो इनके अंदर काफ़ी सारा मॉइस्चर है, यहाँ पे H2O हर तरफ है, काफ़ी सारा मॉइस्चर है। अब ये हवाएं चल रही हैं और इनके सामने अगर एक पहाड़ आ जाए, ठीक है, इनके सामने अगर एक पहाड़ आ जाता है तो होता क्या है, इनको फिर मजबूरन धीमे धीमे ऊपर उठना पड़ेगा। जब ये पहाड़ आएगा तो इस तरह से ऊपर उठना पड़ेगा इनको, राइट, क्योंकि इनके पास में मॉइस्चर था। तो अगर किसी के पास में ऑलरेडी कोई भार रखा है उसके कंधे पे, तो वो ऊपर उठ नहीं सकता ना उतना जल्दी, आसानी से ऊपर उठ नहीं पाएगा। तो ऊपर उठते उठते होगा क्या, जैसे जैसे ये मॉइस्चर वाली हवा ऊपर उठती है, तो ऊपर उठते उठते होगा क्या, ये ठंडी होने लगती है, यहाँ पे ऊपर ठंडी होने लगती है और धीमे धीमे यहाँ पे बनने लगते हैं क्लाउड्स। यहाँ पे क्या बनते हैं, यहाँ पे क्लाउड्स बनने लगते हैं बच्चों। ये ऊपर हवा गई, धीमे धीमे ठंडी होने लगी, क्योंकि एकदम ऊपर हाइट पे जा रही है तो ठंडी हो जाएगी और ठंडी होगी, कंडेंसेशन होगा, यहाँ पे एक क्लाउड बन जाएगा। फिर इसी क्लाउड का इसी टाइम पे जब ड्यू पॉइंट रीच हो जाएगा ना बच्चों, एयर के अंदर ड्यू पॉइंट, मतलब उस क्लाउड के अंदर अब और ज़्यादा मॉइस्चर आ नहीं सकता। अब वो टेम्परेचर आ गया है जब इसके अंदर और ज़्यादा मॉइस्चर अंदर आ नहीं सकता। तो होगा क्या, अब किसी भी पानी को वो अंदर लाने से मना कर देगा क्लाउड, और सारा का सारा जो अंदर पानी था वो नीचे गिर जाएगा। वो सारा का सारा पानी अब नीचे गिर जाएगा इस तरह से, क्योंकि ऊपर उठ नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा भारी हो गया, ऊपर उठ नहीं पाएगा, तो नीचे गिर गया। तो सारी की सारी आप देख रहे हो बरसात किस तरफ हो रही है, पहाड़ के एक तरफ बहुत सारी बरसात होगी, बहुत हैवी रेन होगी, और दूसरी तरफ यही जब क्लाउड दूसरी तरफ जाएगा तो उसके पास में पानी होगा, ज़्यादा पानी नहीं होगा, तो यहाँ पे बहुत कम बरसात गिराएगा, ठीक है, यहाँ पे होगी बरसात लेकिन कम होगी। तो होता क्या है बच्चों, इस वाले एरिया को बोलते हैं रेन शैडो रीजन। क्या बोलते हैं इसको, रेन शैडो रीजन। अब रेन शैडो रीजन का मतलब क्या, रेन शैडो रीजन का मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे बरसात कम होती है, माउंटेन के पीछे का वो वाला एरिया, क्योंकि अब ये जो बादल थे वो इस तरफ आ गए, जब ये इस तरफ आ जाते हैं बरसात करने के बाद तो यहाँ पे बहुत कम बरसात होती है, इसलिए इसको बोलते हैं रेन शैडो रीजन। जबकि यहाँ पे माउंटेन के सामने की तरफ जहाँ पे बादल ने बहुत ही ज़्यादा बारिश कराई थी, इसको बोलते हैं लीवर्ड। क्या बोलते हैं इसको, लीवर्ड साइड। तो मैं लिखता हूँ उसकी स्पेलिंग, लीवर्ड साइड। तो बच्चों होता क्या है, देखो इस तरह का सिचुएशन कहाँ पे देखा गया है पता है, हमारे कंट्री में आप वेस्टर्न कोस्ट में देखेंगे ना, तो वेस्टर्न कोस्ट में ये जो जगह है वेस्टर्न घाट्स मतलब हमारे कंट्री का जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है पूरा इस तरह से, ये गुजरात है मान लीजिए, ठीक है, तो गुजरात के नीचे से ये जो पूरा एरिया है, ये वाला एरिया कौन सा, ये वाला जो एरिया है वो है वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे कंटिन्यूसली बहुत सारे माउंटेन हैं कंटिन्यूसली। तो जब मॉनसून के टाइम पे जब बहुत सारे बादल आते हैं, मॉइस्चर वाले बादल आते हैं, तो होता क्या है, ये पहाड़ उसको रोक लेते हैं और बरसात होती है। तो बरसात इस वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो माउंटेन के सामने वाले एरिया में जहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं लीवर्ड साइड, और माउंटेन के पीछे वाले एरिया में जहाँ पे बरसात कम होती है उसको बोलते हैं रेन शैडो रीजन, ठीक है। तो ये हमारे वेस्टर्न घाट्स में होता है। ये जो विंड्स होती है ना, ये विंड्स जो ऊपर जाती हैं मॉनसून के टाइम पे उसको बोलते हैं मॉनसून विंड्स। ये मॉनसून विंड्स इंडियन ओशन से होके सारा मॉइस्चर लेके जब इंडिया की तरफ आती हैं समर सीजन में, तो यहाँ पे पहाड़ों से टकराती हैं, और इन पहाड़ों से टकराती हैं तो ठंडी होने लगती हैं, ऊपर बरसात होने लगती है बहुत सारी। तो ये सारा सिस्टम चलता रहता है। अब
अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दूसरी टाइप ऑफ रेनफॉल की, जिसका नाम है साइक्लोनिक या फिर फ्रंटल रेनफॉल। तो बच्चों अब बात करते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल की। क्या इसका नाम है? साइक्लोनिक रेनफॉल। अब नाम से ही कुछ पता चल जाता है कि इसमें साइक्लोन आने वाला है। जी हाँ, साइक्लोनिक रेनफॉल या फिर उसका दूसरा नाम होगा फ्रंटल रेनफॉल। ओके, तो ये कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो, अब इस तरह की रेनफॉल कहाँ पे ज़्यादातर होती है? इस तरह की रेनफॉल कैसे इलाकों में होती है? ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में होती है। ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन्स में इस तरह की रेनफॉल होती है। यहाँ पे आखिर ऐसा क्या होता है? ऐसे इलाकों में जो ठंडी हवा है, ठीक है, अगर मैंने मान लो कि इसको ठंडी हवा कह दिया, ठीक है, ये है ठंडी हवा। क्योंकि ये भारी होती है इसलिए मैंने इसको नीचे रखा है ग्राउंड पे, ठीक है। मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है और यहाँ पे ये ग्राउंड है और ऊपर ये ठंडी हवा यहाँ पे बह रही है। और ऐसी जगह होती है जहाँ पे ठंडी हवा होती है इस तरह से, और गर्म हवा जो होती है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाती है। जैसे ये इन ठंडी हवाओं को मिलेगी तो ये गर्म हवा को ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो जहाँ पे ठंडी हवा और गर्म हवा मिलती हैं वैसी जगहों पे इस तरह की रेनफॉल गिरती है। तो जो कोल्ड एयर होगी वो कोल्ड एयर वार्म और मॉइस्ट एयर से मिलेगी। मॉइस्ट एयर मतलब कि इस एयर के अंदर नमी है, इस एयर के अंदर वाटर वेपर है, और यही वाटर वेपर वाली हवा ठंडी हवा के सामने होने की वजह से वो ऊपर उठती है। कोल्ड एयर जो होती है वो भारी होती है और वार्म एयर हल्की होती है, इसीलिए मजबूरन वार्म एयर को ऊपर उठना पड़ता है। और इस तरह की रेनफॉल में ज़्यादातर साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है, साइक्लोन्स आते हैं। और ये साइक्लोन्स ट्रॉपिकल रीजन में ही आते हैं। ट्रॉपिकल रीजन जो होते हैं ना हमारी दुनिया के, हमारी अर्थ के, वहाँ पे आते हैं। और टेम्परेट जोन में डिप्रेशंस वाले एरियाज। अब आप सोचो कि डिप्रेशन वाले एरिया, ये वो डिप्रेशन तो नहीं जिसमें इंसान बहुत उदास हो जाता है, जी नहीं। डिप्रेशन का मतलब कि ऐसा एरिया जहाँ पे प्रेशर बहुत कम है, जहाँ पे प्रेशर बहुत कम हो गया है। लो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है? अगर वहाँ की गर्म हवा, वहाँ की उस लैंड की गर्म हवा जब ऊपर उठ जाती है ना, जब गर्म हवा ऊपर उठ जाती है तो ऐसी जगह पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो इन सभी जगहों पे साइक्लोनिक या फिर फ्रंटल रेनफॉल होती है। अब ये सब कैसे होता है उसको हम लोग थोड़े पॉइंट में डिस्कस करेंगे। अब बच्चों मान लो कि ये एक एरिया है, ठीक है, ये एक छोटा सा एरिया है, यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ी और इस एरिया पे गर्मी पड़ी तो यहाँ पे हवा गर्म हो गई। ये हवा गर्म होने के वजह से ऊपर उठेगी, ठीक है, ये होगी वार्म एयर जो ऊपर उठेगी। तब यहाँ पे अगर वार्म एयर ऊपर उठेगी तो यहाँ का जो इलाका होगा वो कैसा हो जाएगा? यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गर्म हवा ऊपर उठ गई है तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। अब जैसे ही लो प्रेशर क्रिएट होगा ना, तो आसपास की जितनी भी ठंडी हवाएं हैं वो इस एरिया की तरफ बहना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो यहाँ के लोगों को ठंडी ठंडी हवा फील होगी, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठ गई तो शाम के टाइम पे फिर ये ठंडी हवा यहाँ पे आने लगती है। अब देखिए, आप जानते हैं कि ठंडी हवा जो होती है वो भारी होती है ना, तो वो ठंडी हवा इस तरफ आती है जहाँ पे एकदम लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। कभी कभी क्या होता है कि ठंडी हवा और ये वार्म एयर दोनों मिक्स होने लगती है। लो प्रेशर सिस्टम के अंदर अंदर ही क्या होता है, कभी कभी ठंडी हवा और गर्म हवा दोनों मिक्स होने लगती है। अब जिस पॉइंट पे लोग मिलते हैं ना उसको बोलते हैं फ्रंट। एक मिनट में ज़रा डायग्राम अच्छा और बनाता हूँ। तो देखो बच्चों, एक तरफ ठंडी हवा है और एक तरफ गर्म हवा है। गर्म हवा हल्की होती है, लेकिन अगर ऐसे इस तरह से चल के आ रही है और एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे ये गर्म हवा ठंडी हवा के साथ कांटेक्ट में आती है, क्योंकि ठंडी हवा भारी होती है इसलिए ये जो गर्म हवा है वो हल्की होती है, तो गर्म हवा धीमे धीमे मजबूरन उसको ऊपर उठना पड़ता है।
क्योंकि भारी वाला अगर इंसान होगा तो वो जल्दी हिलेगा नहीं, लेकिन हल्का इंसान फिर उसकी वजह से एडजस्ट करना पड़ता है। तो इस तरह से जब ये गर्म हवा जिसके अंदर मॉइस्चर है, इस तरह की गर्म हवा जब ऊपर उठती है, ठीक है, तो उसको क्या होगा, ऊपर जाके कंडेंस हो जाएगी। लेकिन मैं आपको समझा रहा था कि जहाँ पे गर्म हवा और ठंडी हवा जहाँ पे मिलती हैं, इस पूरे रीजन को क्या बोलेंगे, फ्रंट बोलेंगे, FRONT, फ्रंट। और यही गर्म हवा धीमे धीमे जब ऊपर उठेगी तो ऊपर उठ के धीमे धीमे वो कंडेंस होगी, कूल होगी। जैसे जैसे ऊपर उठेगी ये गर्म हवा फिर ठंडी होने लगेगी, और ठंडी होने की वजह से जब एयर के अंदर वाटर वेपर का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये हवा ठंडी जब हो जाएगी तो ये ड्यू पॉइंट वाले टेम्परेचर पे आ जाएगी। ड्यू पॉइंट मतलब हवा का वो टेम्परेचर जब हवा जरा भी वाटर वेपर बर्दाश्त नहीं कर सकती और कोई नया वाटर वेपर नहीं आ सकता, तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं ड्यू पॉइंट। तो जब हवा इस ड्यू पॉइंट को रीच कर देगी तो यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, और कंडेंसेशन होने की वजह से फिर क्या होगा, बादल बन जाएंगे। और बादल जब इस पानी को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे तो यहाँ पे बरसात हो जाएगी। क्या होगा, यहाँ पे बरसात हो जाएगी। तो इस तरह की रेनफॉल को बोलते हैं फ्रंटल रेनफॉल। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रंटल रेनफॉल या तो फिर साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल कैसे बनती है, किस तरह से गर्म हवा बेचारी मजबूरन उसको ऊपर उठना पड़ता है, क्योंकि एकाएक सामने अगर ठंडी हवा आ गई तो भारी भरकम होती है ठंडी हवा, उसके सामने बेचारी हल्की फुल्की गर्म हवा उसको मजबूरन ऊपर उठना पड़ता है। ऊपर उठने पे वो धीमे धीमे ठंडी होने लगती है। जब ड्यू पॉइंट वाला टेम्परेचर आ जाता है तो वहाँ पे बादल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, कंडेंसेशन होता है, फिर वही सारा पानी नीचे आता है रेनफॉल के रूप में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल क्या होती है। अब सिंपल हम जानते हैं कि देखो रेनफॉल जो है, रेनफॉल से आखिर हमें क्या क्या मिलता है बच्चों। रेनफॉल ही वो मेजर सोर्स है जहाँ से हमें फ्रेश वाटर मिलता है। फ्रेश वाटर मतलब वो वाटर जिसके अंदर सॉल्ट बहुत कम होता है, और ये फ्रेश वाटर हम लोग पी सकते हैं ना, ड्रिंक कर सकते हैं। तो ये फ्रेश, जब रेन वाटर होगा, रेनफॉल होगी, तो ये फ्रेश वाटर कहाँ पे जाएगा, ये वाटर गिरेगा लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, इन सब में गिरेगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हमारी अर्थ पे जो ये रेनफॉल है वो बहुत सारे एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए, प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए उपयोगी है। अगर कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है बच्चों, बहुत ज़्यादा बरसात होती है, तो होता क्या है, वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, राइट, वहाँ पे फ्लड आ जाती है। और अगर कहीं पे बहुत कम बारिश होती है, बहुत ज़्यादा कम, अगर बहुत कम बारिश होती है तो वहाँ पे सूखा आ जाता है, जिसको हम ड्राउट बोलते हैं। ड्राउट की स्पेलिंग DROUGHT, ड्राउट, सूखा आ जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप मैंने जितना भी आप लोग को समझाया है इसमें आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमें पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों।